लिखो, कंटिन्यू करो उसको। पूरा स्टेटमेंट दोबारा बोल रहा हूँ। Newton's second law of motion. So this law states that the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the external force applied on the body. Directly proportional to the external force applied on the body. External force applied on the body, and the change takes place. And the change takes place in the direction of applied force. Change takes place in the direction of applied force. अब ये वाली बात मैं अभी तुमको एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा, थोड़ी देर के बाद वो पता चल जाएगा कि ये चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स का मतलब क्या है कि अगर किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के मोर देन वन कंपोनेंट है, जो कि हमेशा हो सकते हैं किसी वेलोसिटी के, तो सिर्फ वही वाला कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होगा जो कि द फोर्स के डायरेक्शन में है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, चलो देख ही लो इसको। कोई ऑब्जेक्ट है ये रहा, ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा था, राइट। अब इस वेलोसिटी का मान लो हमने यहाँ पर फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में एट एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये v के दो कंपोनेंट होंगे ना, एक इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होगा v cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट होगा v sin थीटा। इस बात से सब एग्री करते हैं कि नहीं? कंपोनेंट तो अब भर भर के पढ़ लिया, सबको आना चाहिए, क्लियर है ना। v का कंपोनेंट फोर्स के डायरेक्शन में v cos थीटा और v sin थीटा होगा, यानी कि अगर मैं इस वेलोसिटी को लिखना चाहूं तो v वेक्टर विल बी लेट सपोज इसको i कैप और इसको j कैप मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको i कैप इसको j कैप मान लो, डज नॉट मैटर। मैं इसको i कैप और इसको j कैप मान रहा हूँ, ठीक है। v sin थीटा i कैप और प्लस में v cos थीटा j कैप, ऐसा कुछ बनेगा, है ना। तो ये कह रहा है कि सिर्फ वही वाला कंपोनेंट चेंज होगा जो फोर्स के डायरेक्शन में, मतलब ओनली v cos थीटा विल चेंज, देयर विल बी नो चेंज ऑन दिस v sin थीटा। दिस एग्जांपल यू कैन पुट ओवर देयर, एक बॉक्स बना के लिख लो इसको अलग से, ठीक है। तो वेलोसिटी के अगर दो कंपोनेंट है, एक फोर्स के परपेंडिकुलर और एक फोर्स के डायरेक्शन में, तो सिर्फ वही कंपोनेंट चेंज होगा जो फोर्स के डायरेक्शन में है, फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं फिर। तो बेसिक जो स्टेटमेंट है लॉ की वो क्या कहती है, ये वाली बात उनको एग्जाम में नहीं लिखनी है। तो बेसिक जो स्टेटमेंट है लॉ की वो क्या कहती है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम क्या बोलेंगे, dp अपॉन dt, एंड हियर फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k dp अपॉन dt। अब एक देखो, एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ये जो कांस्टेंट आया है k, दिस कांस्टेंट k इज डायमेंशनलेस। पहली बात तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डायमेंशनलेस है। दूसरी बात, डायमेंशनलेस और इसकी वैल्यू भी हम 1 लेते हैं। क्या रीजन है उसका? रीजन ये है कि जब ये फोर्स का जब ये लॉज ऑफ मोशन डिफाइन हो रहे थे, उससे पहले कोई फोर्स को जानता ही नहीं था कि फोर्स होती क्या है। कहने का मतलब वैसे पता था, लेकिन मैथमेटिकली और इसकी डेफिनेशन को, इसकी सॉरी यूनिट को डिफाइन उस टाइम तक नहीं किया गया था। द यूनिट ऑफ फोर्स वाज नॉट डिफाइंड एट दैट टाइम, उसकी वजह से हम k की यूनिट को 1 ले सकते हैं, मतलब k की वैल्यू को 1 ले सकते हैं। लेकिन ये काम हम बाद में लॉज ऑफ मोशन, बाद में जब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आया उसके साथ हम नहीं कर सके। वहां पर जब लॉज ऑफ ग्रेविटेशन हमने देखा F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है, तो हम g की वैल्यू 1 नहीं होती है ना, जो g है उसकी वैल्यू 1 नहीं होती है। कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। क्यों? बिकॉज जो यूनिट ऑफ फोर्स थी वो यहां से एक बार डिफाइन कर ली गई, और जब यूनिट ऑफ फोर्स आपने यहां से डिफाइन कर ली है, तो उसी यूनिट ऑफ फोर्स को यहाँ पे कंसिस्टेंट रखने के लिए आपको g की वैल्यू ये बनानी पड़ेगी। अगर मान लो कि लॉज ऑफ ग्रेविटेशन पहले आया होता और लॉज ऑफ ये वाला जो है हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ये बाद में आया होता, तो फिर g की वैल्यू 1 होती और k की वैल्यू 1 नहीं होती। बात समझ आ रही है कि नहीं? इज दैट क्लियर और नॉट? जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट, जब तक किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट पहले से डिस्क्राइब नहीं है, डिफाइन नहीं है, तो आप सिंपली जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू को 1 ले सकते हैं। लेकिन अगर पहले से वो वैल्यू डिस्क्राइब्ड है
तो आपको बाकी सारे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है उनकी यूनिट, उनकी वैल्यू कुछ ना कुछ लेनी पड़ेगी। जैसे इसमें यहाँ पे हमको ये लेनी पड़ी वैल्यू, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पढ़ोगे कि जो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में यू विल सी कि इस k की वैल्यू k q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर होता है, तो वहां पर इस k की वैल्यू 9 × 10⁹ दैट मींस कि हमको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यूनिट पहले ऐसा यूनिट डिफाइन हो गई। अगर ये पहले आते तो हो सकता है कि इस k या इस g की वैल्यू 1 होती। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, तो हम यहां पर बोलेंगे एज द सिंस द फोर्स did not have predefined units, क्योंकि कोई predefined units नहीं थी, predefined units, the value of k is 1 unit. All right, तो ये क्या बन गया? is 1 only, is 1. ओके, तो f is equals to हो गया हमारा डायरेक्टली dp अपॉन dt, क्योंकि k की वैल्यू 1 हो गई। नाउ अब यहाँ पर क्या होता है कि d अपॉन dt, और यहाँ पर मोमेंटम की जगह हम क्या पुट करेंगे भाई? mv। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कैलकुलस सबने किया है। ओके एवरीवन? यस सर। इज दैट क्लियर? अच्छा, तो ये हमारा डन है। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर आपने बोला कि k की वैल्यू 1 थी क्योंकि वो पहले आया, और g की वैल्यू 6.67 × 10⁻, जो भी उसकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि वो बाद में आया। लेकिन सर डायमेंशन तो आपने इसलिए ये रीजन था ना कि डायमेंशन सेम रखना था। डायमेंशन नहीं, यूनिट जो न्यूटन है वो उसमें 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो लेकिन पर सर सेकेंड उसमें स्क्वायर, सुनो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट की बात कर रहे हैं। तो यूनिट हमारा यहीं से ये डीपी अपॉन डीटी से आया ये वाला, ये यूनिट, ठीक है। डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन तो सेम ही रहेगी, पर लेकिन यूनिट जो है, ये यूनिट हमने डिस्क्राइब किया था कि हमारा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, वो 1 न्यूटन होगा। तो कभी ध्यान से देखना, जब हम जी की वैल्यू को लिखते हैं तो उसको लिखते हैं 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो वहां पे हम न्यूटन को यूज कर रहे हैं ना, वहां पे हम न्यूटन को यूज कर रहे हैं। यहाँ पर न्यूटन ही पहले डिस्क्राइब हुआ है, तो वहां पर क्योंकि हम न्यूटन को यूज कर रहे हैं तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन उसकी वैल्यू क्यों आई है? जी की वैल्यू क्यों आई है? उसका तो यूनिट। किसकी वैल्यू? जी की, कैपिटल जी की, कांस्टेंट की। हाँ, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्यों आई? वो मैं तो वही कह रहा हूँ यूनिट है ना। हाँ बोलो। नहीं, वो सेम नहीं है। यहाँ पर होता ये है कि जब अब ये जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे, फिलहाल के थोड़ा बहुत मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। नहीं भी आए तो टेंशन मत लेना, जब हम चैप्टर 8 में जब चैप्टर ग्रेविटेशन आएगा उसमें मैं तुमको अच्छे तरीके से बताऊंगा कैवेंडिश ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था और वैल्यू कहाँ से क्यों आई। पर लेकिन एक बात समझो कि फोर्स हमको 1 न्यूटन फोर्स करनी है, तो 1 न्यूटन फोर्स करने के लिए जी m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर है ना। अगर मैं कहता हूं कि फोर्स 1 न्यूटन होगी, अगर फोर्स 1 न्यूटन होगी तो फिर क्या करना चाहिए? इधर की सारी टर्म मिलाकर के सब कुछ कितना हो जाना चाहिए? 1 हो जाना चाहिए कि नहीं? इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है। तो हमको ये मासेस की और आर की कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी। मुझे 2 मासेस लेने पड़ेंगे कुछ सुटेबल वैल्यू के, उनको कुछ सुटेबल डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा। तो जब हमने m1 m2 और r की वैल्यूज ऐसी रखी, इस तरह से पुट करी ताकि f1 हो जाए, तो हमको देखने को मिला कि g की वैल्यू उतनी आ रही है। बात समझ आई कि नहीं आई? अगर हमको 1 न्यूटन फोर्स करना है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये पूरी क्वांटिटी 1 करनी पड़ेगी ना। और ये पूरी क्वांटिटी ऐसा तो नहीं, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं देखा गया कि 1 किलोग्राम और 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को जब हम 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे तो फिर ये जो जी की वैल्यू थी वो 1 नहीं आ रही थी। हमने देखा ये वैल्यू कितनी आ रही है, एंड उस हिसाब से फिर इसकी वैल्यू एडजस्ट हुई है। ये बात सिंपली समझोगा, इधर 1 है तो इधर पूरा 1 करना है, और 1 करना है तो ये जरूरी नहीं है कि इन चीजों को 1 करने पर जी की वैल्यू 1 ही रहेगी। बात समझ रहे हो? खैर वो कैवेंडिश वाले में आएगा, भी नहीं भी समझ आएगा तो टेंशन मत लेना, जब आएगा तब उसमें हम करेंगे कि ये वैल्यू कहाँ से आई और क्यों आई। हाँ बोलो सर। F इक्वल टू dp अपॉन dt करा, हमने d क्यों लगाया? हम सिर्फ p अपॉन tb तो कर सकते थे।
क्या कर सकते थे, p अपॉन, अच्छा ये d क्यों लगाया, d Yes, sir. रिप्रेजेंट चेंज, d जो है वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है ना, तुमने वो नहीं पढ़ा, सर डेल्टा भी लगा सकते हैं. वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt पढ़ा था आर्यन? Yes, sir. Yes, sir. अमनदीप, Yes, sir. अमनदीप पढ़ा था? तो वो क्या, किस लिए था वो d क्यों लगाया था हमने? हमने डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी भी पढ़ा था और डी एक्स बाय डी टी भी पढ़ा था, दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ जरा, व्हाट इज द डिफरेंस? तो किस में? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी और डी एक्स अपॉन डी टी, इनमें क्या डिफरेंस है? सर इसमें डिफरेंस नहीं पता, दोनों तो Difference सेम ही आपको लगता है. कोई बताएगा भाई? एनीवन? सर एनीवन? हाँ बोलो। सर मैंने आपको कैलकुलस चैट मैंने पे खुद से पढ़ा था ना सर. सर क्या क्लास क्या का क्या क्या बोल रहे हो? सर मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा चैट पे, वो क्लास का एक बार बता देना इसका आंसर. अच्छा नहीं, अभी जो टॉपिक जो चल रहा है पहले वो बोलो ना। हाँ सर क्लास के बाद. हाँ भाई, हाँ एनीवन? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी और डी एक्स अपॉन डी टी में क्या डिफरेंस है, कोई बताओ? सर डेल्टा सर एक्स और चेंज डेल्टा ज्यादा टी, होता है क्या सर, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ज्यादा होता है. और कोई बताओ, और कोई बताओ भाई? सर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज बेसिकली x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, तो वो एक एवरेज की तरफ चला जाता है, जबकि dx अपॉन dt हम यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए। हाँ, तो ये एवरेज है और ये इंस्टेंटेनियस है, यानी कि ये हमको किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में वेलोसिटी देता है और ये एक पूरी जर्नी की एवरेज वेलोसिटी देता है। सिमिलरली यहाँ पे जो dp अपॉन dt है वो इंस्टेंटेनियस फोर्स है कि कभी भी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट कितनी फोर्स लग रही है वो हम dp बाई dt से एक्सप्रेस करते हैं। ओके अमनदीप, इंस्टेंटेनियस और एवरेज का डिफरेंस होता है, वो तो याद है कि नहीं अमनदीप? हाँ सर वो याद है. हाँ, तो ये इंस्टेंटेनियस को इंडिकेट कर रहा है, वो एवरेज था। ओके सर कौन सा डी वाला तो इंस्टेंटेनियस वाला है, डी वाला इंस्टेंटेनियस है और डेल्टा वाला एवरेज है। सर वो तो पता है ना? ओके आगे बढ़ते हैं सर. इंस्टेंटेनियस तो सर एक मोमेंट का होता है ना, बहुत ही छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए. तो सर ये वही है. हाँ वही चीज है। अच्छा सर, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो फोर्स के बराबर होगा। इज दैट क्लियर? क्लियर है भाई अमनदीप? देखो अब आगे बढ़ते हैं फिर। तो F इज इक्वल्स टू क्या आया? F हमारा आ गया यहाँ पर, F इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी एम वी। तो यहाँ पर एक हम फॉर्मूला यूज करते हैं, यूजिंग d बाई डी एक्स ए बी। ठीक है, मतलब कोई दो, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। जब दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं और उनको हमको डिफरेंशिएट करना है किसी थर्ड क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में, तो ये इसको हम कैसे करते हैं, यहाँ पे ये रूल समझना। देखो यहाँ पर ये दो क्वांटिटीज हैं, इनको हमको डिफरेंशिएट करना है इनके मल्टीप्लीकेशन को विद रेस्पेक्ट टू अ थर्ड डिफरेंट क्वांटिटी। जैसे कि यहाँ पर मास और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं थर्ड क्वांटिटी टाइम के रेस्पेक्ट में जो कंप्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, तो यानी कि दोनों यहाँ पर वैल्यूज जो हैं इनको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। कैसे करेंगे ये रूल समझ लो। पहले फर्स्ट को ऐसे ही रखो, फर्स्ट को हमने ऐसे ही रखा और सेकंड को डिफरेंशिएट कर दिया। सेकंड क्या था? b, तो dv बाय dt हो गया। गॉट इट? प्लस लगाएंगे, सेकंड को ऐसे ही रखेंगे और फर्स्ट को डिफरेंशिएट यानी कि da बाय dt। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, सॉरी t नहीं है x है। ओके तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसको जरा लगा करके हम इस वाली इक्वेशन को, इक्वेशन 1 डाल देते हैं हम इसको। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 करते हैं जरा, तो क्या आ जाएगा? f इज इक्वल्स टू, पहले मास को ऐसे ही रखेंगे और लिखेंगे dv बाई dt, फिर प्लस v को ऐसे ही रखेंगे निकाल क्या रहे हैं? और लिखेंगे dm अपॉन dt। डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको, और क्या निकाल रहे हैं? अच्छा डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये आ गया। नाउ हियर
dv by dt is known as, हाँ भाई, dv by dt is known as, क्या बोलते हैं इसको हम? acceleration of an object, right? acceleration of an object. तो हमने यहाँ पर कर दिया dv by dt is equals to a. Let this equation be 2. Now for an object of constant mass, अगर मास कांस्टेंट है तो dm by dt 0 हो जाएगा। ये बात समझ आए कि नहीं? चेंज ऑफ मास पर यूनिट टाइम, तो मास चेंज हो नहीं रहा, कांस्टेंट है, तो ये 0 हो गया dm by dt, और dm by dt 0 हो गया, पूरी पीछे की चीज खत्म। तो नाउ इक्वेशन 2 becomes, इक्वेशन 2 क्या बन जाती है? इक्वेशन 2 will become f is equals to mass into acceleration। काफी वेल नोन फॉर्म है जो आप लोग जानते हो बहुत छोटी क्लासेस से। सवाल ये आता है कि क्या हमेशा मास कांस्टेंट होता है? हर एक सिस्टम में हर एक ऑब्जेक्ट में जो मोशन होगा तो मास कांस्टेंट होगा? बताओ जरा, क्या कोई ऐसा केस होता है जहां पर मास कांस्टेंट नहीं होता, जहां ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसका मास चेंज होता जा रहा है? इज दैट पॉसिबल? कोई केस सोच के बताओ। इन एनी केस इज दैट पॉसिबल कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसका मास चेंज होता जा रहा है लगातार? पॉसिबल है, देखा है सबने? हाँ भाई, स्पेस वगैरह की मूवीज देखते हो? जब कोई चीज स्पेस में एस्ट्रॉइड वाला एग्जांपल कह रहे हो आप? क्या, कौन सा? एक सेकंड सर, आप उसका कह रहे हो ना, ग्रेविटेशन का? ग्रेविटेशन का कैसे? मास की बात कर रहा हूँ, मास चेंज होना चाहिए, मूव करते करते मास चेंज होना चाहिए। तो जैसे अगर हम कोई बॉल को सन के पास फेंके तो धीरे धीरे शेड होने लगेगी, तो मास कम होने लगेगा उसका। नहीं, वो चीज यहाँ पे नहीं काम करेगी हीट से। सर जैसे कि एक एस्ट्रॉइड स्पेस से अर्थ की तरफ आ रहा है तो वो जल रहा है, तो उसका मास भी कम हो रहा है चलते चलते मोशन में। हाँ, बोल सकते हैं, वेपराइज होकर के अलग हो जाता है। बट सबसे इस चीज का यूज हम कहाँ करते हैं? देखो, मास को चेंज करने से भी फोर्स प्रोड्यूस होती है, ठीक है? और तुम लोगों ने अगर मूवी देखी हो ग्रेविटी या फिर द मार्शियन, ऐसी कोई मूवी अगर देखी हो तो काफी अच्छे से ऑब्जर्व किया कि जब वो द मार्शियन अगर देखी होगी तो मुझे, तो जब वो मूव करते हैं स्पेस में, कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस वॉक करते हैं, मूव करते हैं, तो वो आगे पीछे कैसे मूव करते हैं? अभी कुछ जो उनका सूट होगा या तो जो भी उनका जो जिस चीज से वो मूव करते हैं स्पेस में, वो कुछ गैसेस को बाहर फेंकता है और उससे अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करते हैं, है ना? यस सर। ये चीज तो देखी तुमने। तो वही वाली चीज है कि अगर कोई रॉकेट है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है स्पेस के अंदर या फिर कहीं भी इस तरह से, और वो यहाँ से ऐसे रिलीज करता है गैसेस को, तो गैसेस जिस स्पीड से रिलीज होंगी और जितना मास ऑफ गैस रिलीज हो रहा है, मास ऑफ ए गैस यानी कि dm by dt, dm by dt मतलब मान लो हर एक सेकंड में 1 किलो गैस निकल जाती है, और कितनी स्पीड के साथ निकल रही है? v स्पीड के साथ। तो इसका प्रोडक्ट भी बताता है कि कितनी फोर्सेस पर्टिकुलर रॉकेट के ऊपर लग रही होगी इन गैसेस के बाहर निकलने की वजह से। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? ओके, is that clear everyone? Yes sir. Yes sir. Okay, so you can note it down। यहाँ तक तो हाँ बोलो सर। आपने पे dm by dt 0 लिखा है, वो क्यों? अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट मास का है, जब गाड़ी चलती है रोड पर तो उसका मास थोड़ी चेंज होता है, या तुम भागने लगोगे तुम्हारा मास थोड़ी चेंज होगा। अच्छा, ठीक है, तो वो रॉकेट प्रोपल्शन अभी देखते हैं, पहले यहाँ तक लिख लो पूरा। रॉकेट नेक्स्ट इज रॉकेट प्रोपल्शन। तो रॉकेट प्रोपल्शन में हम क्या बोलेंगे? रॉकेट प्रोपल्शन, तो इफ द एग्जॉस्ट gases of a rocket are released, sir, if the exhaust gases, हाँ, exhaust gases जो बाहर निकल रही होती हैं, released at a rate of dm by dt
with v meter per second, then the force on the rocket will be F is equals to v dm by dt. Okay, करो इसको. Write a question from NCERT. A bullet of mass 0.04 kilogram. A bullet of mass 0.04 kilogram. Bullet of mass 0.04 kilogram. Moving with a speed of 90 meter per second. 90. Moving with a speed of 90 meter per second. Enters a heavy wooden block. Enters a heavy wooden block and is stopped after a distance of 60 centimeter and is stopped after a distance of 60 centimeter 60 centimeter, full stop. What is the average resistive force? What is the average resistive force? Average resistive force ठीक है. Average resistive force exerted by the block on the bullet. Exerted by the block on the bullet. Exerted by the block on the bullet. Block on the bullet. Okay, करो जरा. सर एक बार क्वेश्चन स्टार्टिंग से रिपीट कर दीजिए. हाँ एक सेकेंड. हाँ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक बार सुन लो. A bullet of mass 0.04 kilogram moving with a speed of 90 meter per second. With a speed of 90 meter per second, enters a heavy wooden block and is stopped after a distance of 60 centimeter full stop. What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? करो. तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लेंगे. ठीक है. v is 0, u is 90 और s डिस्प्लेसमेंट कितना है 60 सेंटीमीटर. तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना. 0.6 मीटर. तो वहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा एंड देन मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स.